Good morning, dear students. St. Joseph Convent Senior Secondary School, Ratlam, Class 7, Subject Hindi, myself अंजलि जैन। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ 6 पृथ्वीराज चौहान। बच्चों, यह पाठ आपको नाटक के रूप में दिया गया है, जिसका सार मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप अपनी बुक में से इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। बच्चों, यह नाटक 3 भागों में दिया गया है, जिसका पहले भाग में जो बातें बताई हैं वह है कि हिंदुस्तान का इतिहास कई वीर वीरांगनाओं की शूर गाथाओं को दर्शाता है। उन्हीं में से एक थे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। उन्होंने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को युद्ध क्षेत्र में कई बार हराया। यहाँ तक कि बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखा। बच्चों, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली के शासक थे, उन्होंने किस तरह से अपने राज्य की और अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है यह बताया गया है, और मोहम्मद गौरी को उन्होंने किस तरह से युद्ध क्षेत्र में हराया और अपने राज्य का स्वाभिमान बनाए रखा, यह बात बताई गई है। नाटक के पहले भाग में मोहम्मद गौरी दिल्ली को लूटना चाहता है, जिससे उसका राज्य सोने की चिड़िया कहलाएगा, परंतु वह दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान की युद्ध कौशल से परिचित नहीं था। उन्हें युद्ध में हराना लोहे के चने चबाने जैसा काम था। बच्चों, मोहम्मद गौरी जो था वो दिल्ली को लूटना चाहता था, है ना, और दिल्ली को लूटने के बाद उसका जो राज्य था वो सोने की चिड़िया कहलाता, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। उनका युद्ध का जो कौशल है वो बहुत ही अपरिमित है। उन्हें युद्ध में हराना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा काम है। इधर पृथ्वीराज का दूत मोहम्मद गौरी के दिल्ली आक्रमण की सूचना पृथ्वीराज को देता है। पृथ्वीराज जोश में कहते हैं कि हम किसी आक्रमण से नहीं डरते। अंततः दोनों के बीच युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज से युद्ध करता है, दोनों के बीच युद्ध होता है, लेकिन मोहम्मद गौरी उस युद्ध में हार जाता है। अब बंदी बना गौरी पृथ्वीराज से माफ़ी मांगता है और कसम खाते हुए कहता है कि मैं हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। गौरी जो है वो माफ़ी मांगता है पृथ्वीराज से और कहता है कि मैं अभी कभी भी हिंदुस्तान को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर पृथ्वीराज के मित्र और राजकवि चंद्र बरदाई सुझाव देते हैं कि गौरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्युदंड देना चाहिए। बच्चों, पृथ्वीराज के बहुत ही प्रिय और घनिष्ठ मित्र थे और उनके राज्य के कवि थे जिनका नाम था चंद्र बरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज को सुझाव दिया कि हमें गौरी को क्षमा नहीं करना चाहिए बल्कि मृत्युदंड ही देना चाहिए, परंतु पृथ्वीराज उसे अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका देते हैं और क्षमादान दे देते हैं। नाटक का दूसरा भाग अब यहाँ शुरू होता है। दूसरे भाग में कन्नौज के राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज से ईर्ष्या करते थे तथा अपमान करने का अवसर ढूंढते थे, उनकी पुत्री के स्वयंवर के बारे में बताया गया है। बच्चों, इस भाग में बताया है कि कन्नौज के जो राजा जयचंद हैं वो किस तरह से पृथ्वीराज से जलते थे, ईर्ष्या करते थे और उनका अपमान करने का हमेशा मौका ढूंढते रहते थे। उनकी पुत्री के स्वयंवर के बारे में इस भाग में बताया है। महाराज जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर के लिए हिंदुस्तान के सभी सम्राटों को आमंत्रण देते हैं, पर पृथ्वीराज को नहीं देते हैं। यह सुनकर संयोगिता पिता के पास जाती है और कहती है कि मैं पृथ्वीराज को अपना वर मान चुकी हूँ। जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उसके स्वयंवर के लिए सभी सम्राटों को बुलाया गया, हिंदुस्तान के सभी सम्राटों को बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। जब ये बात संयोगिता को पता चली तो वो अपने पिता के पास गई और उसने कहा कि मैं तो पृथ्वीराज को ही अपना वर मान चुकी हूँ।
परंतु जयचंद अपने शत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे। यह जानकर संयोगिता गुप्त सेवक के हाथों पृथ्वीराज को पत्र पहुंचाती है और स्वयंवर में आने का निमंत्रण भिजवाती है, जिसे पृथ्वीराज स्वीकार कर लेते हैं। इधर कन्नौज में राजा जयचंद स्वयंवर में पृथ्वीराज के अपमान की तैयारी में लगे हैं और वे पृथ्वीराज का पुतला बनवाकर स्वयंवर के द्वार पर द्वारपाल के रूप में खड़ा कर देते हैं। जयचंद जो है वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी पुत्री का विवाह अपने ही शत्रु के साथ करें, और संयोगिता ने एक गुप्त सेवक के हाथों पृथ्वीराज को पत्र पहुंचा दिया और स्वयंवर में आने का निमंत्रण भी भेज दिया, जिससे पृथ्वीराज ने स्वीकार कर लिया। इधर कन्नौज में जो राजा जयचंद थे, उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए पृथ्वीराज का एक पुतला बनवाया और उसे द्वार पर खड़ा करवा दिया, जैसे कि वो कोई द्वारपाल हो, और द्वार पर खड़ा कर दिया। इधर स्वयंवर में हिंदुस्तान के सभी सम्राट उपस्थित हैं। संयोगिता जयमाला हाथ में लिए आगे बढ़ती है और पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को जयमाला पहनाती है। इतने में ही पृथ्वीराज चौहान वहां उपस्थित हो जाते हैं और घोड़े पर संयोगिता को सवार कर चल पड़ते हैं। जब स्वयंवर में हिंदुस्तान के सभी सम्राट उपस्थित थे, संयोगिता जयमाला हाथ में लिए आगे बढ़ी और उसने पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति द्वार पे खड़ी थी उसको जयमाला पहना दी और उन्हें अपना वर चुन लिया। इतने में ही पृथ्वीराज भी वहां आ जाते हैं और संयोगिता को घोड़े पर सवार करके चल पड़ते हैं। जो कोई भी उनके रास्ते में आता है उसे मुंह की खानी पड़ती है। जयचंद भरी सभा में हुए इस अपमान का बदला लेने की ठान लेते हैं और मोहम्मद गौरी को संधि का प्रस्ताव भेजते हैं। जयचंद ठान लेते हैं कि उनका जो इस सभा में अपमान हुआ है वो इसका बदला लेंगे और मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज का दुश्मन है उससे मेल का प्रस्ताव भेज देते हैं। संधि होना मतलब मेल कर लेना, दोस्ती कर लेना। अत्यंत विशाल सेना के साथ जयचंद और गौरी मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। जयचंद की सेना और गौरी की सेना, दोनों की सेना मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर देती है और उनकी सेना बहुत ही विशाल सेना थी। उनकी विशाल सेना ऐसे लग रही थी मानो वह दिल्ली को निगल जाएगी। उनकी जो सेना थी वो दिल्ली को निगल जाएगी, ऐसा लग रहा था। अब पृथ्वीराज तथा गौरी के बीच एक बार फिर घमासान युद्ध होता है, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है। इस बार के युद्ध में पृथ्वीराज जो हैं वो हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और इस बार जो मोहम्मद गौरी है वो पृथ्वीराज को बंदी बना लेता है। अब शुरू होता है नाटक का तीसरा भाग। तीसरे भाग में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के सामने बंदी बनकर खड़े हुए हैं। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को अपना गुलाम बनकर रहने के लिए कहता है, तब पृथ्वीराज उसे घूर कर देखते हैं। मोहम्मद गौरी कहता है कि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो, तब पृथ्वीराज चौहान उसे घूर घूर के देखते हैं। उनकी इसी बात से क्रोधित होकर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ने का हुक्म देते हैं। जब पृथ्वीराज ने गौरी को घूर कर देखा, यह बात गौरी को अच्छी नहीं लगी और उसने हुक्म दे दिया कि इसकी आंखें गरम गरम सलाखों से फोड़ डालो, और ऐसा किया गया और पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी जाती है और बंदी गृह में उन्हें डाल दिया जाता है। इधर राजकवि चंदबरदाई अपने सम्राट की दुख भरी खबर सुनकर चिंतित होते हैं। जब राजकवि चंदबरदाई को यह पता चलता है कि उनके सम्राट की आंखें फोड़ दी गई है, ये दुख भरी खबर उन तक जब पहुंचती तो बहुत ही चिंतित होते हैं और अपने मित्र की जीवन रक्षा के लिए मोहम्मद गौरी के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम भूल गए कि इसी पृथ्वीराज ने तुम्हें माफ़ी की भीख दी थी। उन्होंने चंदबरदाई ने मोहम्मद गौरी के सामने कहा कि तुम क्या भूल गए हो कि हमारे महाराज ने तुम्हें माफ़ी की भीख दी थी। भीख यह सुनकर मोहम्मद गौरी चंदबरदाई को भी बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल देते हैं। भीख शब्द सुनकर गौरी को गुस्सा आ जाता है और वो चंदबरदाई को भी बंदी बना लेते हैं और बंदी गृह में डाल देते हैं, भेज देते हैं।
वहाँ दोनों मित्र मिलते हैं और पृथ्वीराज को पछतावा होता है कि उन्होंने गौरी को क्षमादान क्यों दिया। बंदीगृह में जब दोनों दोस्त मिले तब पृथ्वीराज को बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने उस समय में मोहम्मद गौरी को क्षमादान क्यों दिया। यदि उन्हें एक अवसर मिल जाए तो फिर गौरी का वो वध कर दें। अगर उन्हें एक मौका मिल जाए तो वो अब की बार गौरी का वध ही कर देंगे। और उन्हें ऐसा अवसर मिल भी जाता है। होता यह है कि मोहम्मद गौरी तीरंदाजी के खेल का आयोजन करते हैं। तीर चलाने के खेल का आयोजन मोहम्मद गौरी करते हैं। यह सुनकर चंद्रबरदाई पृथ्वीराज से कहते हैं कि इस खेल में आप भी हिस्सा लेकर शब्द वेद धनुर्विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं। यह सुनकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज से कहा कि इस खेल में, इस तीरंदाजी के खेल में आप हिस्सा ले सकते हैं और आपको शब्द वेद धनुर्विद्या आती है। शब्दों को सुनकर आप निशाना लगा सकते हैं। इस विद्या से आप गौरी का वध कर सकते हैं। सिपाही द्वारा यह समाचार गौरी तक पहुंचता है कि पृथ्वीराज भी इस खेल में भाग लेना चाहते हैं। जो चंद्रबरदाई हैं वो सिपाही के द्वारा यह समाचार मोहम्मद गौरी तक पहुंचाते हैं कि पृथ्वीराज भी इस खेल में भाग लेंगे। मोहम्मद गौरी इसे असंभव मानता है। मोहम्मद गौरी मानता है कि ये तो असंभव है, एक अंधा तीरंदाजी करेगा। और चंद्रबरदाई से कहता है कि यदि पृथ्वीराज निशाना चूक गया तो उसके साथ साथ तुम्हें भी मौत की सज़ा मिलेगी, जिसे चंद्रबरदाई मंजूर कर लेता है। मोहम्मद गौरी असंभव मानता है कि एक अंधा आखिर तीरंदाजी कैसे करेगा। और वह चंद्रबरदाई से कहते हैं कि अगर पृथ्वीराज का निशाना चूक गया तो पृथ्वीराज के साथ साथ तुम्हें भी मौत की सज़ा दे दी जाएगी, जिसे चंद्रबरदाई ने मंजूर कर लिया। इधर बंदीगृह में चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को बाण चलाकर गौरी पर निशाना साधने के लिए कहते हैं। अब बंदीगृह में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज से कहा कि आप बाण चलाकर गौरी पर निशाना साध देना, उन पर निशाना लगा देना। यह सुनकर पृथ्वीराज प्रश्न करते हैं कि उन्हें पता कैसे चलेगा कि गौरी कहाँ बैठा है। अब पृथ्वीराज ने कहा कि उन्हें कैसे मालूम होगा कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है, वो कैसे तीर चलाएंगे, किस और तीर चलाएंगे। तब चंद्रबरदाई कहते हैं कि मैं एक दोहे के द्वारा आपको बताऊंगा कि गौरी कहाँ बैठा है और आप शब्दों के आधार पर गौरी पर तीर चला देना। चंद्रबरदाई कहते हैं कि मैं एक दोहा गाऊंगा और उसके आधार पर आप अपना निशाना साध लेना, और जब आपको मोहम्मद गौरी तीर चलाने का आदेश दे तब उन शब्दों को सुनकर आप गौरी पर तीर चला देना। अब खेल में पृथ्वीराज धनुष बाण लिए तैयार खड़े रहते हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को तीर चलाने का हुक्म देते हैं। यह आवाज़ मोहम्मद गौरी जब लगाते हैं कि तीर चलाओ, पृथ्वीराज बाण चलाओ, तब चंद्रबरदाई दोहा गान शुरू करते हैं। दोहा बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। जिसका अर्थ ये था कि 4 बांस जितना लंबा, 24 गज जितना आगे जो मोहम्मद गौरी है वह बैठा हुआ है, और अब पृथ्वीराज चौहान आपको नहीं चूकना चाहिए। गौरी की आवाज़ तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज तीर चला देते हैं। गौरी की आवाज़ कितनी दूर से आ रही है, कितनी फीट ऊपर से आ रही है, ये सब जानकर, दोहा सुनकर पृथ्वीराज ने तीर चला दिया, जो कि गौरी के हृदय पर जा लगता है और उसकी मौत हो जाती है। योजना के अनुसार गौरी का वध करने के उपरांत चंद्रबरदाई तथा पृथ्वीराज एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप देते हैं। पृथ्वीराज ने और चंद्रबरदाई ने यह योजना बनाई थी कि गौरी का वध करने के बाद वो दोनों एक दूसरे का वध कर देंगे, क्योंकि दूसरों के हाथों या किसी की गुलामी सहने से अच्छा है कि अपनी शान को अपने ही हाथों ख़त्म कर देना। तो यह उनकी योजना थी और उन्होंने एक दूसरे का वध कर दिया, एक दूसरे के पेट में तलवार घोंपकर। अंत समय में पृथ्वीराज कहते हैं कि गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है। किसी की गुलामी करने से अच्छा है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना।
दुश्मनों के हाथों मरना मेरी शान के खिलाफ है। मैं दुश्मनों के हाथों मरूं ये मेरी शान के खिलाफ है, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। इस नाटक का मूल्य है साहस, वीरता, क्षमादान तथा आत्मसम्मान। हमें साहसी होना चाहिए, वीर होना चाहिए, क्षमादान देना चाहिए, क्षमादान वाली प्रवृत्ति हमारे अंदर होना चाहिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी शान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को बड़े ही ध्यान से अपनी बुक में पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे संवादों के रूप में यह पाठ आपको दिया गया है और इसके सार से इसको एक कहानी के रूप में समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।